नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चल पे सोच की बड़ी खबर के साथ एक बड़ी के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और शरद पवार के बीच में आखिरकार आर पार की स्थिति आ गई है। बताएंगे आपको आज अजीत पवार और शरद पवार ने अलग अलग बैठकें बुलाई है दोस्तों। इसके बाद हो जाएगा अंतिम निर्णय कि किसके साथ कितने विधायकों का समर्थन है दोस्तों। इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी मुख्यमंत्री के पद से हटाएगी दोस्तों। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है एकनाथ शिंदे गुट से जुड़ा हुआ मामला, जल्द हो सकती है बर्खास्तगी। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जयंत चौधरी के बीजेपी के संपर्क में होने की बात पर उनकी ओर से जबरदस्त निशाना साधा गया है दोस्तों। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने और देश के अंदर लोगों को क्या फिर से मूर्ख बनाया गया है दोस्तों। नए संसद भवन के उद्घाटन के बावजूद मॉनसून सत्र पुराने भवन में हो रहा है, इसे लेकर अब विपक्ष ने भाजपा सरकार से सवाल पूछे हैं दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी की होने वाली है रैली, पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के लोग बौखलाते हुए दे रहे हैं बयान। वहीं पर लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग भाजपा के लोगों ने की है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे आपको कैसे आरएसएस के गुरु गोलवालकर ने यूसीसी का किया था विरोध, इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी के पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी आखिरकार शरद पवार को ही अपना नेता मानेगी और अजीत पवार के साथ एक और बड़ा प्रैंक होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद एनसीपी दो खेमों में बंट चुकी है। पहला शरद पवार का गुट है, दूसरा उनके भतीजे अजीत पवार का गुट है। दोनों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए आज यानी बुधवार को बैठक बुलाई है दोस्तों। 2 जुलाई को 8 विधायकों के साथ शपथ लेने वाले अजीत पवार ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने समर्थन में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अजीत पवार ने एनसीपी के सभी सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्य, पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक बांद्रा के एमईटी में बुलाया है, जबकि शरद पवार ने मंगलवार को वाईबी चौहान सेंटर यानी एनसीपी दफ्तर में पार्टी की मीटिंग की है। इसके बाद उन्होंने आज बुधवार को यहीं पर बैठक बुलाई है दोस्तों, जिसमें शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत सारे एनसीपी के नेता मौजूद रहेंगे जो शरद पवार के साथ हैं दोस्तों। यहीं से आर पार की स्थिति नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक बुलाई है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से भी बैठकें बुलाई गई है दोस्तों। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट और क्या स्पीकर के पास पहुंचेगा बड़ा मामला। शरद पवार और अजीत पवार के बीच में छिड़े विवाद में अब स्पीकर को फैसला लेना है कि असली एनसीपी कौन है। लेकिन आज अगर शरद पवार ने अजीत पवार को 2/3 विधायकों को तोड़ने से रोक दिया तो आज ही फैसला हो जाएगा कि अजीत पवार बिना विधायकों के समर्थन के बीजेपी की धुन पर नाच रहे थे। जिसके बाद दोस्तों और भी सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अपना दबदबा रखने वाली आरएलडी पार्टी के नेता जयंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। जयंत सिंह को लेकर यह अफवाहें फैलाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेता उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र पहुंचा था, जहां पर जयंत चौधरी के साथ उसकी 2 घंटे बातचीत हुई है और ये दावा किया जाता है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से बीजेपी का दबदबा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन जयंत सिंह की ओर से इस पूरे दावे की पोल खोल दी गई है दोस्तों। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैंने 2 घंटे की बैठक मेटा स्केप के अंदर की थी। एक तरीके से दोस्तों मीडिया में छापे जा रहे रिपोर्ट पर ये जयंत चौधरी का जवाब है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार तेलंगाना के अंदर अपनी हकीकत समझ में आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए तेलंगाना के चुनाव से मात्र 4 महीने पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया है, यानी बंदी संजय कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी को अगला प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है दोस्तों। दरअसल जिस तरीके से बीआरएस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी चुनौती दे रहे हैं और जिस तरीके से जबरदस्त जन सैलाब उनके रैलियों में, यात्राओं में देखने को मिल रही है, उसके बाद तेलंगाना में माना जा रहा है कि बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। सीधी लड़ाई बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ में जैसे ही आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही बदल डाला दोस्तों। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा पुराने भवन में शुरू होगा संसद भवन का मानसून सत्र। अगर नई संसद भवन में मानसून का सत्र नहीं कराया जा सकता तो इसका उद्घाटन क्यों किया गया, जल्दबाजी में ऐसा क्यों करा गया, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ प्रचार और फोटो शूट के भूख के कारण नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। इस तरीके से दोस्तों लोगों के सवाल है जिस पर भाजपा को जवाब देना चाहिए। और क्या अजीत पवार अगर 1% एनसीपी को तोड़ने में सफल हो गए तो उसके बाद शरद पवार कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी में एनसीपी के विलय कराने को लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में पूरा मामला पलट गया था। दरअसल जाने माने वकील माजिद मेमन ने दोनों दलों को साथ में लाने की कोशिश की थी और मामला काफी हद तक सॉल्व भी हो गया था। लेकिन दोस्तों एनसीपी के नेता शरद पवार इस बात को लेकर चिंतित थे कि अजीत
पवार एनसीपी में बड़े नेता हैं, जबकि शरद पवार चाहते थे कि सुप्रिया सुले को बड़ी जिम्मेदारी मिले, एनसीपी में वो बड़े नेता बने, उसके बाद आगे कुछ किया जाए। और ऐसे में अगर अजीत पवार पार्टी छोड़ देंगे और अलग पार्टी बनवा लेंगे तो ये बातें स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में विलय कराने को लेकर भी चर्चाएं और तेज होने वाली है। दोस्तों साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के अंदर राशि कनौजिया को भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित होने पर गर्व की बात करने वाले केशव प्रसाद मौर्य यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से कहा गया कि हेलो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आपने जो तस्वीर शेयर की है वो राशि कनौजिया की तस्वीर नहीं है, उनकी असली तस्वीर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप देख लो। कुल मिलाकर दोस्तों उप मुख्यमंत्री को पता भी नहीं है कि कौन है ये जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है और बधाइयां दे रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उप मुख्यमंत्री को भी नहीं पता कि किनका चयन हुआ है, केवल नाम मात्र के लिए ट्वीट कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों साथ साथ कर्नाटका के अंदर भी एक अजीत पवार है, इस तरीके का बयान कुमारस्वामी ने दिया है। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि कर्नाटका में भी महाराष्ट्र वाली स्थिति बन रही है, कर्नाटका में ज्यादा समय नहीं लगेगा, साल भर के भीतर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाएगी। मैं यह नहीं बताऊंगा कि अजीत पवार कौन है, लेकिन वह जल्द सामने आ जाएगा। दरअसल दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर कर्नाटका में हुए चुनाव के बाद जेडीएस पार्टी की सारी जड़ें उखड़ चुकी है, जो उनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी की है। और यही बड़ा कारण है कि अब जेडीएस पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर उतावला है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी जेडीएस के साथ आने के लिए उतावली है। दरअसल दोस्तों एक और न्यूज में दावा किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जेडीएस के साथ गठबंधन को लेकर संदेश दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों कुमारस्वामी के द्वारा ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अजीत पवार है, ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को दोनों मिलकर हराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों के बड़े वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी की है, चाहे वोकलिगा समाज हो या फिर लिंगायत समाज हो, दोनों के दोनों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। दोस्तों और इसके बाद अब सरकार को गिराने की बातें कुमारस्वामी कर रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में नियुक्ति विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन फिलहाल शपथ नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को है या उपराज्यपाल को है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। एलजी ने केंद्र की सेवाओं को लेकर जारी नए अध्यादेश के तहत जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति की थी। इसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने रोक लगाने की मांग की है। ये दिल्ली सरकार के अधिकार का क्षेत्र है, केंद्र अध्यादेश ला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेगा। दिल्ली में चुनी हुई सरकार के तहत ये नियुक्तियां आती है। दिल्ली सरकार की लोगों के प्रति जवाबदेही है। एलजी का ये कदम चौंकाने वाला है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस थमाया है केंद्र सरकार को और डिटेल में जानकारी मांगी और फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई गई है। दोस्तों वहीं पर अजीत पवार क्या पार्टी तोड़ पाएंगे वो तो आज फैसला हो जाएगा, लेकिन संजय राउत ने इस बीच बयान देते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति की सीरियल किलर है, सीएम शिंदे का काम लग चुका है। दरअसल दोस्तों शिंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है और शिंदे के विधायकों को बर्खास्त करने की मांग की गई है और अचानक से ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश बताई जा रही है। और जिस तरीके से संजय राउत ने दावा किया है बिल्कुल उसी और ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है, यानी अजीत पवार के समर्थन के बाद अब शिंदे को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इस तरीके के दावे सच होते दिखाई दे रहे हैं। साथ मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी घमासान तेज हो गया है। दोस्तों ग्वालियर चंबल में शिवराज सिंह चौहान और केजरीवाल के मेगा शो के बाद अब कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि प्रियंका गांधी की सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटाए जाएंगे। वहीं पर बीजेपी प्रियंका गांधी की सभा को लेकर कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्वालियर चंबल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और अरविंद केजरीवाल के बाद कांग्रेस पार्टी की महासचिव 22 जुलाई को सिंधिया के गढ़ में सभा करने वाली है। दोस्तों देखते हैं किस तरीके का जनसैलाब रहेगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि नया गिफ्ट का ऑप्शन है, जिसमें टमाटर दे सकते हैं, लहसुन दे सकते हैं, अदरक और मिर्च दे सकते हैं, क्योंकि इनके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये एक नया कॉम्बो हो सकता है जो किसी को गिफ्ट में दिया जा सकता है। कुल मिलाकर तंज भरे लहजे में ये बातें कही गई है। दोस्तों वहीं पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव को मंत्री परिषद से बर्खास्त करने की मांग की है। जेडीयू बोली कहा हमें जानकारी थी कि चार्जशीट फाइनल होगी और चार्जशीट में नाम भी आएगा, ये भी हमें पता था। यानी जेडीयू ने स्पष्ट कह दिया है कि ये लड़ाई कानूनी है और इसीलिए लड़ा जा रहा है, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि ये राजनीतिक साजिश का पूरा मामला है। साथ साथ दोस्तों यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है
कि केंद्र में उनकी सरकार है तो वो यूसीसी भी लागू करेंगे। और ऐसे में अब आरएसएस के सबसे बड़े संस्थापकों में से एक माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर को लेकर अब तमाम अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार मदरलैंड के संपादक AR मलकानी ने 23 अगस्त 1972 को दिल्ली में हुई बातचीत में समान नागरिक संहिता पर विस्तार से बात रखी है। इस दौरान गोलवालकर ने यूसीसी का विरोध किया था। जो जानकारी दी गई है दोस्तों, गोलवालकर ने कहा था कि मुसलमान स्वयं अपने पुराने नियम कानून में सुधार करे। मैं अपना मत लादन नहीं चाहता। वास्तविक समस्या है हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा नहीं होना। यानी दोस्तों, गोलवालकर जिसका विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी यूसीसी को लागू करने की बातें कर रहे हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।